समर की गाड़ी हवेली के पोर्च में आकर रुकी थी। पूरा रास्ता गहरी खामोशी में गुजरा था। समर के पास बैठी काव्या ने एक बार भी उसकी तरफ नजर नहीं डाली थी। उससे बातचीत करना तो उसे उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। पूरे रास्ते वह अपने ही ख्यालों में गुमसुदा सी बैठी रही और यही खामोशी समर को भीतर तक बेचैन किए जा रही थी। ड्राइवर वाली सीट का दरवाजा खोलकर समर तेजी से काव्या की तरफ बढ़ा, मगर उसके हाथ बढ़ाने से पहले ही काव्या गाड़ी से उतर गई और हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने माँ को गले लगा लिया। समर ने अपने हाथ कसकर भींच लिए। उसकी इस बेरुखी को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कैसी है मेरी बहू? माँ ने काव्या को गले लगाते हुए स्नेह से पूछा। आंखों में नमी रोके काव्या धीमे स्वर में बोली, मैं ठीक हूँ माँ जी। समर के होंठ गुस्से से भींच गए। काव्या की खामोशी और उसका बुझा बुझा चेहरा उसे अजीब लग रहा था। बरसों बाद अजीत साहब की हवेली में खुशियां लौटने वाली थी। माँ ने काव्या के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, अब इस घर की असली रौनक तो तेरे आने से ही बसेगी बहू। लेकिन काव्या अब भी चुप थी। समर नाराज हो उठा, माँ जी ये तो नाइंसाफी है। बहू आई तो बेटे को ही भूल गई। माँ उसकी बात पर मुस्कुरा दी, जबकि काव्या के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। यही चुप्पी समर को और चिढ़ा रही थी। आदत डाल लो समर, अब से मेरा सारा ध्यान और प्यार काव्या के लिए है। तुम बस इंतजाम संभालो, शादी धूमधाम से होगी और हाँ, बारात तक मेरी बेटी से दूर ही रहना। यह कहकर माँ जी ने काव्या का हाथ पकड़ा और कमरे की ओर बढ़ गईं। समर जो पहले से ही काव्या के ठंडे बर्ताव से नाराज था, माँ की इस आखिरी बात पर और भी अंदर से जल उठा। वह बड़बड़ाते हुए अपना फोन उठाकर बाहर निकल गया। कमरे में पहुंचकर काव्या ने माँ का हाथ थाम लिया और झिझकते हुए पूछा, माँ समर के पापा की मौत आखिर क्यों हुई थी? माँ का चेहरा अचानक बदल गया। मुस्कान सिमट गई, आंखों में नमी भर आई और उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा झलकने लगी। काव्या को लगा कि उसने सवाल करने का सही समय नहीं चुना, मगर यह सच जानना उसके लिए जरूरी था। गंभीर लहजे में माँ ने कहा, बहू वो हादसा तुम्हारे पापा हेमंत लाला की वजह से हुआ था। यह सुनकर काव्या का सिर झुक गया, जैसे गलती उसके पिता की नहीं बल्कि खुद उसकी हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि माँ की बातों की शुरुआत ही इतने बड़े राज से होगी। माँ जी ने उसे झुका हुआ देख हल्की सी मुस्कान दी और उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर सिर ऊपर कर दिया। काव्या ने कांपती आवाज में पूछा, आपको मुझसे नफरत नहीं होती? आखिर मैं आपके पति की मौत की जिम्मेदार इंसान की बेटी हूँ। माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए नरमी से कहा, नफरत कैसी बहू? तुम्हारे पिता ने एक ऐसे इंसान को रोका था जो गलत राह पर चल पड़ा था। जब मुझे तुम्हारे पिता से नफरत नहीं हुई तो तुमसे क्यों होगी? तुम तो मेरे बेटे की मोहब्बत हो। माँ जी ने उसका हाथ सहलाया। काव्या इस स्नेह के लिए शुक्रगुजार थी, लेकिन उनके शब्दों ने उसके दिल में और गहरी उलझने पैदा कर दी। कुछ पल की खामोशी के बाद माँ ने धीमे स्वर में कहा, जब मेरी शादी समर के पापा से हुई थी तब वो बिल्कुल अलग इंसान थे। शादी के 1 साल बाद समर का जन्म हुआ और हमारा घर पूरा हो गया। वो बेटे के आने पर बहुत खुश थे। जिंदगी अच्छे से चल रही थी, मगर वक्त के साथ उनका साथ बदल गया। ना जाने कब वो गलत संगत में पड़ गए और हमारे जीवन का रास्ता ही बदल गया। समर सिर्फ 6 साल का था जब उसके पापा ने गलत आदतों की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका स्वभाव बदलता चला गया। वो शराब और बुरी संगत में फंसते चले गए। घर का माहौल बिगड़ता गया और मेरी दुनिया अंधकार में डूबने लगी। माँ ने गहरी सांस ली और आगे बोली, समर 12 साल का था जब एक दिन वो खून से सने कपड़े पहने घर लौटा। उसने बस इतना कहा कि पापा ने ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से हेमंत लाला ने उन्हें सजा दी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा पति इतना बदल जाएगा, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। और आज तक उस दर्द की टीस मेरे दिल में जख्म बनकर रह गई। माँ की आवाज कांप रही थी। उनके गालों पर ढुलकने से पहले ही वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक बात जान लो बहू, माँ ने रुक कर कहा, मैं कभी हेमंत लाला से नफरत नहीं कर पाई, ना ही मैंने अपने बेटे के दिल में बदले की आग भड़काई।
क्योंकि हेमंत लाला ने किसी निर्दोष की रक्षा की थी और तुम्हारे ससुर उस वक्त गलत रास्ते पर जा चुके थे। रक्षा करने वाले से नफरत कैसे की जा सकती है? काव्या नम आंखों से उन्हें सुन रही थी। माँ के शब्द उसकी आत्मा को झकझोर रहे थे, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। उसकी और समर की शादी कब और क्यों हुई? उसके पापा ने उस वक्त कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? क्या सच्चाई इससे भी गहरी है? उसने ये सवाल अपनी जुबान पर नहीं लाए, क्योंकि माँ की आंखों में साफ झलक रहा था कि वो भी इस सब का जवाब पूरी तरह नहीं जानती। माँ ने उसका हाथ थामा और नरमी से कहा, बहू, अब इन बातों को भूल जाने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारी जरूरत की हर चीज इस कमरे में रखवा दी है। तुम फ्रेश हो जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, फिर शादी की तैयारियों के बीच चैन का वक्त नहीं मिलेगा। काव्या ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों के सवाल खामोश रह गए। कमरे में छाए तनाव को महसूस करते हुए माँ जी ने सिर झटक कर कहा और काव्या के सिर पर हाथ फेरकर उसे समझाया। फिर धीरे से कमरे से बाहर चली गईं। उनके जाते ही काव्या ने गहरी सांस ली और सिर थाम लिया। मानसिक और शारीरिक थकान इस कदर हावी थी कि उसे लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर टूटकर बिखर रहा था। इस थकान से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता था, एक ताजगी भरा शावर और थोड़ी देर की गहरी नींद। शावर लेने का मन बनाकर वह बाथरूम की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद भीगे बालों में उंगलियां फिराती, आंखें मूंदे और अपने ख्यालों में खोई हुई वह बाहर निकली। उसे अंदाजा भी नहीं था कि समर कमरे के दरवाजे से टिके खड़ा उसे चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा तो अब कहीं खो चुका था, वहां सिर्फ दीवानगी और मोहब्बत बाकी रह गई थी। समर की गहरी निगाहों की तपिश महसूस कर काव्या ने आंखें खोली। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़े समर से टकराई, उसका दिल एकदम से जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में हैरानी और घबराहट साफ झलक रही थी। आप यहाँ इस वक्त? काव्या के होंठ थरथराए। अगर किसी ने देख लिया तो? माँ ने तो शादी तक मुझे दूर रहने के लिए कहा है। समर उसके करीब आया। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी। धीमे स्वर में बोला, तुमसे मैं अब एक पल भी दूर नहीं रह सकता। फिर बारात तक कैसे रहूं? तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर तक खा गई है। बताओ ना, सारे रास्ते तुम इतनी चुप क्यों रही? क्यों नजरें चुराती रहीं? काव्या का चेहरा लाज और घबराहट से लाल हो उठा। उसने नजरें झुका ली, मगर उसकी धड़कनों की आवाज जैसे कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। समर ने उसके चेहरे को देख मुस्कुराते हुए कहा, ये उदासी तुम पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस चेहरे पर तो सिर्फ मेरी मोहब्बत और तुम्हारी मुस्कुराहट ही अच्छी लगती है। समर की आंखों में मोहब्बत और दीवानगी दोनों थी। उसके सवाल पर काव्या की आंखें भर आईं। कुछ देर पहले के हालात उसकी आंखों में घूम गए, जब लोगों ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए थे, जब तानों और कटु शब्दों से उसका दिल छलनी किया गया था। वो दर्द उसकी रग रग में चुभ रहा था। मैं तो हमारे रिश्ते की सच्चाई से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन आप तो जानते थे ना कि मैं आपकी होने वाली पत्नी हूँ। अगर आप पहले ही आकर मुझे अपने साथ ले जाते तो आज मुझे ये इल्जाम सहने नहीं पड़ते। मैं गलत ना होते हुए भी सबकी नज़रों में गलत ठहराई गई। सबकी सवालिया नज़रों का सामना मुझे नहीं करना पड़ता। उसकी आवाज़ दर्द से काँप रही थी। समर, आपको अंदाजा भी नहीं था कि मैं हकीकत से अनजान हूँ। फिर भी आप बार बार मेरे करीब आते रहे, लेकिन आपने मुझे सच बताने की कोशिश तक नहीं की। आपने मुझे धोखे में रखा। यही वजह है मेरी खामोशी की। काव्या की आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। समर तड़प उठा। उसने उसके आंसू पोंछने की कोशिश की और बोला, काव्या, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस फैसले की वजह से तुम्हें इतनी जिल्लत सहनी पड़ेगी। माफ कर दो मुझे। उसकी आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों थे। उसे उस आदमी की बातें याद आ गईं जिसने काव्या पर इल्जाम लगाए थे। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने उस आदमी को सजा क्यों नहीं दी, लेकिन काव्या ने सिर ना में हिला दिया। वो इतनी जल्दी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन दिल उसका क्या करता जो समर के लिए पिघल रहा था। समर ने कहा, काव्या, यूं तो ना करो।
बीते हुए कल को भूलो और आज पर ध्यान दो। हम साथ हैं और हमारे साथ में तुम्हारे पापा की भी रजामंदी शामिल है। क्या यह बात बाकी तमाम बातों पर भारी नहीं? समर के लहजे में बेबसी झलक रही थी। काव्या को तड़पाने, हराने और बेबस करने की ताकत सिर्फ समर के पास थी। काव्या के लगातार बहते आंसू थमे। समर के शब्दों ने उसे अपने असर में कैद कर लिया था। बीते कल को याद कर और ज्यादा तड़पने से बेहतर था कि अपने पसंदीदा इंसान के साथ हसीन लम्हे गुजार ले। नाराजगी और गुस्सा तो बस वक्त भर का था। इस वक्त में वो हसीन यादें बुन सकते थे। आखिरकार उसने दिल की सुनी और धीरे से सिर हिला दिया। समर ने महसूस किया कि जैसे उसकी रग रग में सुकून उतर आया हो। पसंदीदा औरत की नाराजगी वाकई जान पर बन आती है। अब छोड़ो मुझे। वो हल्की सी मुस्कान के साथ दूर हुई तो उसे अपनी हालत का अंदाजा हुआ। अपने वजूद पर एक निगाह डालते ही वो कान से लेकर पांव तक लाल हो गई। समर के कंधे पर हाथ रखकर उसे अलग करने की कोशिश करने लगी। इन कुछ पलों में तुम्हारी खामोशी और बेरुखी ने मुझे जितना तड़पाया है उसका हिसाब तो तुम ही दोगी, समर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। काव्या ने सिर हिलाकर इनकार करना चाहा, मगर समर की नजरें उसकी आंखों पर जमी हुई थी। उस नजर ने उसके पूरे वजूद में एक अजीब सी सिरहन दौड़ा दी। वो कैसे करती मुकाबला? समर की आंखें, उसका लहजा और उसके इरादे सब बयां कर रहे थे। काव्या ने कहा, शादी तक सब्र करो। यह उसकी कमजोर सी कोशिश थी। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सब्र की भी एक हद है काव्या। मैं तुम्हारे मामले में बेहद बेसब्र हूँ। कमरे में उस पल मोहब्बत का मौसम छाया हुआ था। कई साल पहले की बात है। उस दिन बाहर खेतों में फसल कटाई का मौसम चल रहा था और इसी वजह से हेमंत लाला रोज की तरह डेरा देखने जाते, कामकाज पर नजर डालते। आज भी वह रोज की तरह डेरा जाते हुए रास्ते पर पैदल ही चल रहे थे कि अचानक उनके कानों से औरत की चीखें टकराईं। उनके कदम ठिठक गए, माथे पर बल पड़ गए और उन्होंने घनी झाड़ियों की तरफ गौर से देखा। लम्हा दर लम्हा ऊंची होती औरत की चीखें हेमंत लाला को झाड़ियों के पीछे से सुनाई दे रही थी। बस एक पल में ही उन्होंने समझ लिया कि वहां कुछ बेहद गलत घट रहा है। कदमों में तेजी लाकर वो झाड़ियों की तरफ बढ़े। हाथों से झाड़ियां हटाते हुए कुछ पलों की मशक्कत के बाद वो उस औरत तक पहुंचे जिसे एक आदमी पकड़े हुए था। हेमंत लाला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो औरत हेमंत लाला को पहचान गई। गांव का हर इंसान उन्हें अपना मानता था। उनकी इंसाफ पसंदगी और मददगार स्वभाव सबको मालूम था। ऐसे वक्त पर उन्हें सामने देखकर उस लड़की की उम्मीदें और बढ़ गईं। इससे पहले कि हेमंत लाला आगे बढ़ते, वो आदमी लड़की को छोड़कर उनकी तरफ पलटा। हेमंत लाला की आंखों में अविश्वास भर गया। वो और कोई नहीं, उनके सबसे करीबी दोस्त अजीत साहब थे। हेमंत लाला ने हैरानी से उन्हें पुकारा, लेकिन अजीत ने भागने की कोशिश करती लड़की का हाथ पकड़ लिया और सख्त लहजे में बोला, हेमंत तू यहाँ से चला जा। इस मामले से जितना दूर रहेगा उतना तेरे लिए अच्छा है। लड़की उनकी बात सुनकर और जोर जोर से चीख उठी, बचाइए सरदार, ये मुझे बर्बाद कर देगा। हेमंत लाला जो अजीत की बातों से थम गए थे, लड़की की आवाज से होश में लौट आए। उन्होंने एक ही छलांग में दोनों के बीच का फासला मिटाया और अजीत के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। वार इतना जबरदस्त था कि अजीत लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। हेमंत लाला गुस्से से बोले, कई लोगों से सुना था कि तू बुरी संगत में पड़कर इंसान से जानवर बन गया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। आज तेरी इस नीच हरकत को देखकर सब साफ हो गया। खत्म हुई वो दोस्ती जिसने हमें जोड़ रखा था। तुझ जैसे आदमी को मैं अपना दोस्त नहीं कह सकता। उन्होंने जमीन पर गिरे अजीत को संभलने का मौका नहीं दिया और लगातार वार करते करते उसे खून से लथपथ कर डाला। हाँफते हुए गुस्से में भरे उन्होंने आखिरी ठोकर भी मार दी। फिर उनकी नजर उस लड़के की तरफ गई। उसका हाल ऐसा था कि ज्यादा देर देखना भी मुश्किल था। नजरें चुराते हुए हेमंत लाला ने अपनी शॉल उतारी और उसे उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो मेरे साथ।
लड़की ने जाते जाते अजीत की तरफ नफरत भरी नजर डाली और तेज कदमों से हेमंत लाला के पास आ गई। उसकी आंखों में साफ था कि अगर वो वक्त पर ना आते तो आज उसकी जिंदगी तबाह हो जाती। जबकि अजीत जमीन पर पड़ा आधी बेहोश हालत में आंखों में तैस लिए हेमंत लाला की पीठ को घूर रहा था। उनका हाथ उठाना, उस लड़की को अपने साथ ले जाना अजीत के अहंकार पर एक वार कर गया था कि उसकी नींद हराम हो गई। अब उसे हर हाल में वो लड़की चाहिए थी। संगीता हवेली के लॉज में अपनी माँ के गले से लगी बैठी थी और रो रो कर अपना हाल बयां कर रही थी। मेरे बाबा हार्ट के मरीज थे। चंद महीने पहले ही उनका देहांत हो गया। उनके जाने के बाद मैं और माँ अकेले रह गए। घर चलाने का कोई सहारा नहीं था तो मैंने खेतों में मजदूरी शुरू की। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि अजीत की नज़र मुझ पर पड़ गई। एक दिन दोपहर का वक्त था, खेत में मैं अकेली थी। उसने मौके का फायदा उठाया और मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। यह सुनते ही हेमंत लाला की मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। उन्होंने अपने सीने में उठते गुस्से को काबू किया, जबकि अम्मा और आदित्य कुमार खामोश बैठे थे। हेमंत लाला ने सख्त लहजे में कहा, अब बेफिक्र रहो, वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। ये हवेली अब तुम्हारी पनाहगाह है और मेरी हवेली में रहने वाली औरतों को परेशान करने का मतलब है मेरी इज्जत पर वार करना, और मैं अपनी इज्जत पर वार करने वाले को बख्शने वाला नहीं। संगीता और उसकी माँ ने कृतज्ञता भरी निगाहों से उन्हें देखा। अम्मा ने निकिता से कहा, इन दोनों को इनके कमरे दिखा दो। निकिता उन्हें लेकर चली गई। उनके जाते ही आदित्य कुमार ने चुप्पी तोड़ी। मुझे नहीं लगता कि अजीत अब खामोश बैठेगा, वह जरूर कोई गलत कदम उठाएगा। राजीव कुमार ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ भाई, वो जरूर कुछ करेगा। हेमंत लाला ने ठंडी सांस लेकर कहा, अब वो और नीचे नहीं गिर सकता। अगर फिर भी उसने कोई हरकत की तो इस बार मैं उसे सख्त सजा दूंगा। तभी अचानक हवेली में गोलियों की गूंज से सब सहम गए। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई, जहां लहूलुहान हालत में अजीत हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो गरजते हुए बोला, हेमंत, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, बस वो लड़की मुझे सौंप दे और मामला यहीं खत्म समझ। हेमंत लाला ने कड़क निगाहों से उसकी तरफ देखा और सख्ती से कहा, नहीं, कभी नहीं। अब वो मेरी हवेली में है। अगर उसे छूना है तो पहले हेमंत लाला से टकराना होगा। अजीत की आंखों में आग भर आई। हेमंत ने आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश की, अभी भी वक्त है अजीत, सुधर जा। जिस रास्ते पर चल पड़ा है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल कर। सोच क्या गुजरेगा उन पर जब उन्हें तेरे इन कामों का पता चलेगा। मगर अजीत का दिमाग पूरी तरह से बदले की आग और हट से भर चुका था। वो पागलों की तरह चीखा, ठीक है, जब हेमंत लाला ही नहीं रहेगा तो कौन मुझे उस लड़की तक पहुंचने से रोकेगा। उसने बंदूक हेमंत लाला के माथे पर तान दी। अम्मा चीख पड़ी। आदित्य कुमार ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अजीत ने हाथ के सहारे से रोक दिया। हेमंत लाला को सदमा लगा। उन्होंने चीखते हुए कहा, अजीत, तू पागल हो गया है? अजीत ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, हो गया हूँ। पहले मैं सिर्फ अपनी मर्जी पूरी करना चाहता था, लेकिन अब वो लड़की मेरी जिद बन चुकी है। मुझे वो हर हाल में चाहिए। हेमंत ने दांत भींचकर कहा, तेरी ये जिद कभी पूरी नहीं होगी। बंदूक नीचे कर। कहते हुए उन्होंने अजीत का हाथ पकड़कर बंदूक छीनने की कोशिश की। अगले ही पल दोनों आपस में भिड़ गए और तभी अचानक गोली चल गई। दोनों के थरथराते हुए जिस्म अचानक ठहर गए। हेमंत लाला ने अपनी हथेलियों को अविश्वास से देखा, मानो उनमें कोई अजनबी बोझ उतर आया हो। सामने अजीत साहब का जिस्म लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। पलक झपकते ही उनका सारा अस्तित्व थम गया। हेमंत लाला समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे घटा। बंदूक छीनने की जद्दोजहद में ट्रिगर दब गया और जिंदगी का धागा अचानक टूट गया। आदित्य कुमार तेजी से उनके पास आए और उनके कंधे पर सांत्वना का हाथ रखा। हेमंत लाला ने थकी और डरी हुई नजरें उठाईं तो हवेली के दरवाजे पर मुकेश और समर दिखाई दिए। दोनों अपनी आंखों के सामने घटते दृश्य को देखकर सन्न पड़े थे। तभी हेमंत लाला के हाथ से गन फर्श पर जा गिरी, मानो उनके पाप का बोझ उनसे अलग हो गया हो।
अपने भाई का निस्सहाय शरीर देखकर मुकेश का दिल फट पड़ा। उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। वह बेसुध होकर हेमंत लाला की ओर झपटा, मगर आदित्य ने किसी तरह उसे रोक लिया और बड़ी मुश्किल से काबू पाया। हवेली के भीतर शोर और चीख पुकार गूंजने लगी। थोड़ी ही देर में पंचायत की बैठक बुलाई गई। चौपाल में चारों तरफ भीड़ उमड़ आई। हर कोई घटना को लेकर कानाफूसी कर रहा था। जब पंचायत ने सवाल उठाए तो मुकेश ने गुस्से में खड़े होकर कहा कि इस खून का बदला उसी घर की बेटी से लिया जाएगा। उसने परंपरा का हवाला देते हुए जबरदस्ती शादी की मांग रख दी। यह सुनकर हेमंत लाला का दिल तड़प उठा। उनकी आंखों में डर और बेबसी तैर गई। वह अपनी एक लौती बेटी को इस घटिया रस्म के हवाले करने को तैयार नहीं थे। तभी संगीता ने साहस जुटाकर पंचायत के सामने खड़ी होकर सच कहा। उसने गवाही दी कि उसके साथ भी गलत हुआ था और यह शादी सिर्फ नाइंसाफी होगी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्द चट्टान की तरह ठोस थे। लेकिन पंचायत के कान बंद थे। खून हुआ था और बदला तय था। परंपरा की बेड़ियों में जकड़े गांव वालों ने फैसला सुनाया कि 6 साल की मासूम काव्या का ब्याह 12 साल के समर से कर दिया जाएगा। उस रात काव्या समझ ही नहीं पा रही थी कि सब क्यों रो रहे हैं और क्यों लोग उसे दुल्हन कहकर पुकार रहे हैं। उसके बचपन से खेलते हाथ अचानक शादी के रंग से रंग दिए गए। हालांकि उसकी कम उम्र को देखते हुए उसे समर के हवाले नहीं किया गया। यही बात हेमंत लाला के लिए सुकून का जरिया बनी, पर उनके भीतर का बाप हर सांस में तड़पता रहा। उन्होंने महसूस किया कि इस गांव की जकड़नों से अपनी बेटी को बचाने का बस यही रास्ता है, दूर चला जाना। शादी के 2 दिन बाद ही उन्होंने परदेश जाने का कठिन फैसला किया। अपनी मिट्टी, अपना घर सब छोड़कर वह अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए वहां बस गए, ताकि काव्या का बचपन फिर किसी और कुरु परंपरा के चलते बर्बाद ना हो। जबकि 12 साल का समर अपने पिता की मृत्यु की असली वजह जान चुका था, इसलिए वह हेमंत लाला और काव्या से नफरत नहीं कर पाया। नरेश की जिद पूरी करने के लिए उसने शादी तो कर ली थी, मगर उसके दिल में कभी यह एहसास नहीं आया कि काव्या जबरदस्ती की दुल्हन है। वह उसे दिल से स्वीकार कर चुका था और बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था, ताकि काव्या को अपने पास लाकर हेमंत लाला के सारे डर और शंकाओं को मिटा सके। 7 समुंदर पार रहकर भी समर का मन हर पल काव्या के आसपास ही मंडराता रहा। इन 19 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उसने काव्या को याद ना किया हो। समय बीतने के साथ उसका लगाव मोहब्बत में बदल गया। मुकेश के गुजर जाने के बाद समर काव्या तक पहुंचना चाहता था, मगर उससे पहले ही हेमंत लाला हवेली लौट आए। समर ने सोचा कि शायद किस्मत उसे टकराव के लिए तैयार कर रही है, लेकिन अपने दिल को वह ज्यादा देर रोक नहीं पाया। इतना लंबा इंतजार सहने के बाद अब तो एक पल की दूरी भी असहनीय हो गई थी। उस शाम सूरज ढल रहा था और अंधेरा धीरे धीरे पूरे इलाके को अपनी चादर में समेट रहा था। कुमार हवेली का आंगन रंग बिरंगी लाइटों और झालरों से जगमगा रहा था। हरे भरे लॉन को खूबसूरती से सजाया गया था। बीचों बीच बने स्टेज पर काव्या बैठी थी। हल्दी के लहंगे में उसका रूप और भी निखर रहा था। बिना किसी बनावट के भी उसका चेहरा इतना उजला और आकर्षक लग रहा था कि हर किसी की नजर उस पर ठहर रही थी। आसपास की सहेलियां शोर शराबा और हंसी मजाक में मशगूल थी। उनकी चहचहाट देखकर काव्या के गुलाबी होठों पर भी हल्की मुस्कान खिल गई। आने वाले सुनहरे लम्हों की कल्पना उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। समर की बेकाबू निगाहें, उसका बेचैन होना और उसकी चाहत काव्या के मन में हलचल मचाए हुए थी। हवेली का हर शख्स इस खुशी के पल में शामिल होकर उसकी हिम्मत को और बढ़ा रहा था। खुश होना बेटी, हेमंत लाला ने काव्या के पास बैठते हुए इसने भरी नजरों से पूछा। बहुत खुश हूँ बाबा, काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसे समर के साथ हंसते मुस्कुराते देखकर हेमंत लाला के दिल को भी तसल्ली मिली, लेकिन अगले ही पल काव्या का चेहरा गंभीर हो गया।
उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा कुछ सवाल हैं जिसके जवाब जाने बिना मुझे चैन नहीं मिलता। अतीत की कई बातें हैं जिनसे मैं अनजान हूँ और मुझे सब जानना है। हेमंत लाला उसकी मासूम निगाहों में झांकते रहे। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा, लेकिन उसके सवाल ने उन्हें ठिठका दिया। फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, कैसे सवाल बेटी? काव्या ने धीमे स्वर में कहा, बाबा मुझे इतना तो पता चल गया कि आपने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए समर के पिता का सामना किया था, लेकिन क्यों बाबा? आप उन्हें कानून के हवाले भी कर सकते थे, पंचायत बिठाकर उन्हें सजा दिलवा सकते थे। फिर आपने अपने हाथ क्यों दागदार किए? और फिर मेरी शादी समर से कैसे और क्यों हुई? काव्या की मासूम लेकिन चुपती हुई बातों ने हेमंत लाला को खामोश कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब अतीत से पर्दा उठाना ही होगा ताकि उनकी बेटी बिना किसी बोझ के अपने आने वाले जीवन की ओर बढ़ सके। असल में समर और काव्या की शादी तो कई साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वह शादी परंपरा और दबाव में हुई थी। इसीलिए समर के दिल को हमेशा यह टीस रही कि यह रिश्ता जबरदस्ती थोप दिया गया। वह चाहता था कि उसकी और काव्या की शादी दोबारा हो, इस बार खुशी से, अपने दिल की रजामंदी से, क्योंकि अब वह काव्या को केवल अपनी पत्नी नहीं बल्कि दिल से अपना जीवन साथी मान चुका था। काव्या भी अपने मन में उसे अपना जीवन साथी मान चुकी थी और उसके साथ भविष्य देखने लगी थी। इसीलिए समर की मां ने खुद हेमंत लाला से बात करके यह दूसरा विवाह समारोह तय करवाया ताकि एक मजबूरी से बंधा रिश्ता अब खुशी और मोहब्बत से जुड़ा हुआ रिश्ता बन सके। काव्या उनसे दूरी बनाए एक ही सांस में तमाम सवाल उनके सामने रख रही थी। अब जवाब मांगती निगाहों से उनकी तरफ देख रही थी। हेमंत लाला उसकी बातों पर हल्की सी मुस्कान लाए। अतीत के पन्ने पलटते हुए उन्होंने काव्या को हर सच बता दिया और उसके सभी सवालों के जवाब भी दे दिए। माफ कर दे बेटी, अपने बाबा को बरसों से चली आ रही इस जबरदस्ती विवाह जैसी कुप्रथा को खत्म करने के बजाय मैंने खुद तुझे इसमें फंसा दिया। मैं उस दर्दनाक रिवायत को तोड़ नहीं पाया, मैं इस तल्ख सच्चाई को बदल नहीं पाया कि मर्दों के किए की सजा हमेशा औरत को ही भुगतनी पड़ती है। हेमंत लाला कांपते हाथ जोड़कर उससे माफी मांग रहे थे। यह सुन काव्या की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ऐसा मत कहिए, वक्त और हालात आपके साथ नहीं थे, और जब हालात इंसान के खिलाफ हों तो सबसे मजबूत इंसान भी टूट जाता है। मेरे भाग्य में अच्छा लिखा था बाबा, तभी मुझे समर जैसा पति मिला जिसने मुझे जबरदस्ती नहीं अपनी पत्नी की हैसियत से अपनाया। लेकिन बाबा जरूरी तो नहीं कि हर लड़की को समर जैसा पति मिले। ऐसी कुप्रथा को खत्म होना ही होगा। यह औरत के लिए बस एक कैद है जहां वह बिना किसी जुर्म के सजा काटती है। काव्या ने उनके जुड़े हाथ देखकर तड़पते हुए अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया और भर्राई आवाज में बोली। हेमंत लाला ने उसकी आंखों की नमी अपनी उंगलियों में पोंछते हुए उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब इस गांव में किसी भी औरत को जबरदस्ती शादी जैसी अमानवीय रस्म का शिकार नहीं होना पड़ेगा। दूसरी तरफ सोनल के डेरे पर संजय और समर बैठे थे। सोनल ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या बताऊं भाई, तुम्हारी काव्या कितनी सुंदर लग रही थी, देखा तो दिल ही टूट गया। समर जो पिछले एक हफ्ते से काव्या से मिलने को बेचैन था, सोनल की बात सुनकर तिलमिला उठा। शादी की तैयारियों में दिन तो निकल जाता, लेकिन रात में जब वह उसकी झलक पाने के लिए उसके कमरे तक पहुंचता तो दरवाजा बंद पाता। यही बात उसके गुस्से को और भड़काती थी और आज तो हद ही हो गई थी। उसकी माँ ने उसे हवेली में कदम तक रखने नहीं दिया। शादी उसकी हो रही थी और अपनी दुल्हन का रूप तक न देख पाए। यह तो उसके लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी थी। समर बेचैनी और गुस्से से भरा सुलगता कोयला बन चुका था। सोनल के होठों से हर 5 मिनट बाद काव्या की तारीफ निकलना समर को और ज्यादा सुलगाने का सबब बन रहा था। आखिरकार उसने सब्र का दामन छोड़ते हुए जेब से फोन निकाला और काव्या को मैसेज कर दिया। काव्या जो थकान से चूर होकर अभी अपने कमरे में आई थी, मोबाइल की बजती टोन पर नजर दौड़ाई। स्क्रीन पर समर का नाम देखकर उसके गालों पर चमक दौड़ गई। मैसेज था, अपनी तस्वीर भेजो काव्या, इतना हक जताते हुए लिखा गया था।
कि उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने जवाब दिया, शादी तक सब्र रखो समर। माँ का कहना है कि शादी से पहले एक दूसरे से पर्दा रखने से प्यार और गहरा होता है। उसकी आंखों में शरारत और होठों पर हल्की मुस्कान थी जब उसने माँ के नाम का सहारा लेते हुए अपनी दलील लिखी। समर मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। काव्या का जवाब पढ़ते ही उसका गुस्सा उबाल खाने लगा। उसके चेहरे की चमक साफ बता रही थी कि वह तैश में है। संजय और सोनल समझ गए कि मोबाइल पर दोनों के बीच क्या बातचीत चल रही है। अपनी हंसी दबाने के लिए दोनों ने चेहरे झुका लिए। समर ने फिर लिखा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे मामले में सब्र करना मेरे लिए नामुमकिन है काव्या। तुम पहले ही एक हफ्ते से मुझे खुद से दूर रख रही हो, मेरी तरफ पीठ मोड़ चुकी हो। अब और गलतियां मत करो। तस्वीर भेजो, मैंने तुम्हें अपने नाम की दुल्हन में देखना है। उसके मैसेज ने काव्या के रोंगटे खड़े कर दिए। पिछले एक हफ्ते से वह समर की इस बेचैनी और जुनून से बचने के लिए दरवाजा बंद रखती थी। वह जानती थी कि समर उसके इस रवैये पर पागल हो जाएगा, लेकिन उसे रोकना भी जरूरी था। उसकी शिद्दतें उसे इतना बेहाल कर देती थी कि वह थक कर चूर हो जाती थी। कांपते हाथों से उसने ना लिखा और मैसेज सेंड कर दिया। जवाब पढ़कर समर की हालत और बिगड़ गई। उसे लगा आज वह सचमुच पागल हो जाएगा। आधा खून तो उसके दोस्तों ने खौला दिया था और बाकी उसकी बीवी कर रही थी। समर ने तुरंत लिखा, तो तैयार रहना, आज मैं खुद अपने नाम की हल्दी से रंगूंगा। और हाँ, आज दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। तुम जितनी पाबंदियां लगाओगी मैं उतनी ही शिद्दत से तुम्हें अपने लिए तड़पने पर मजबूर कर दूंगा। उसका मैसेज पढ़ते ही काव्या के पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, मगर अगले ही पल उसने लापरवाही से सिर झटकते हुए दरवाजा बंद कर लिया और अगले दिन पहनने वाले कपड़े समेटने लगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह लापरवाही चंद ही पलों में हवा होने वाली है। आज समर अपनी जिद पूरी करने वाला था। थकावट से टूटी काव्या जल्द ही बिस्तर पर लेटते ही नींद की गहरी वादियों में खो गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब पास हुई हलचल से काव्या की नींद में खलल पड़ा। जरा सा करवट लेते ही अधखुली आंखों से उसने समर को देखा और अगले ही पल उसकी नींद पूरी तरह गायब हो गई। उसकी आंखें हैरानी और बेचैनी से फैल गईं। समर उसकी हलचल महसूस करते हुए उसे गले से लगा चुका था। काव्या उसे पुकार उठी। समर ने उसके लाल पड़ चुके चेहरे की ओर देखा, जो उसकी पकड़ की वजह से और ज्यादा सुर्ख हो गया था। समर, प्लीज दूर हटो। और आप अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। काव्या ने धीमी आवाज में उसके कंधों पर हाथ रखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की। समर उसकी बात पर हल्का सा हंसा। बंद था, जैसे पिछले एक हफ्ते से तुम मुझसे बचने के लिए बंद करती आई हो। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि समर को तुम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। उसने उसके हाथ पकड़ लिए। काव्या का दिल जैसे डूब कर ऊपर आया। समर की आंखों में गुस्से के साथ अजीब सी दीवानगी झलक रही थी। उसका ठंडा अंदाज काव्या की रगों में डर की लहर दौड़ा गया। मेरे कहने के बावजूद तुमने दरवाजा क्यों लॉक किया काव्या? उसका लहजा सख्त था। काव्या की आंखें आंसुओं से भर गईं। सामने वाले का ये रूप उसके लिए असहनीय था। जो शख्स उसके लिए रुई जैसा नरम था, वही इस वक्त पत्थर जैसा सख्त हो गया था। वह हिम्मत करके बोल पड़ी, मुझे डर लगता है तुमसे। तुम अपनी दीवानगी से मेरी जान निकाल देते हो। तुम्हारे इस पागलपन में मैं थक जाती हूँ। इसीलिए तुम्हें खुद से दूर किया कि इन दिनों मुझे कई फंक्शन में शामिल होना था। अगर दरवाजा बंद ना करती तो मैं एक भी फंक्शन में ठीक से शामिल ना हो पाती। समर, जो गुस्से में तमतमा रहा था, उसके इस फट पड़ने पर होठ दबाकर अपनी हंसी रोक गया। यह औरत उसकी नजदीकी से डरती भी थी और उसका साथ भी देती थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो तुम्हें मेरी नजदीकी से डर लगता है? काव्या की आंखों में आंसू चमक उठे। कांपती आवाज में बोली, तुम्हारी नजदीकी से नहीं, तुम्हारी जुनूनियत से डर लगता है समर। उसकी डरी सहमी आवाज ने समर का गुस्सा पल भर में पिघला दिया। उसे काव्या पर और भी गहरा प्यार उमड़ आया। बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो, समर का इश्क हो, तो उसकी जुनूनियत तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। कर तो रही हूँ बर्दाश्त। तुम्हारी जुनूनियत के साथ साथ तुम्हारी डांट फटकार और ये ठंडा रवैया भी। काव्या सिकवा कर गई। समर अचानक उससे थोड़ा दूर हुआ और उसे गहरी सख्त निगाहों से देखा।
उसके पास लफ्ज नहीं थे जिनमें वो अपने इस पल की कद्र बयां कर सके। उसकी बीवी उससे शिकवा कर रही थी और यही उसे बेहद भा रहा था। मैंने भी तो इस एक हफ्ते की दूरी की वजह से बेचैनी बर्दाश्त की है, समर ने भौं चढ़ाते हुए कहा। काव्या ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। तो अब बदला लोगे? उसने पूछा। काव्या ने गहरी सांस भरते हुए उसे खफा नजरों से देखा। ऐसे मत देखो, तुम्हारी दूरी मेरी जान पर भारी पड़ गई। अब आइंदा हमारे बीच एक दिन की भी जुदाई मत लाना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, समर ने उसके चेहरे को सहलाते हुए गहरे जज्बात में कहा। काव्या उसकी आंखों और लहजों में छुपी तड़प समझ गई और धीरे से सिर हिला दिया। समर उसकी हामी पर मुस्कुराया। चलो, बदला ले लिया? काव्या ने अजीब से भाव चेहरे पर लिए उसकी ओर देखा। जब उसने साइड टेबल पर रखे हल्दी के प्याले में उंगलियां डुबोकर उसके चेहरे पर लगा दी। काव्या उसकी उम्मीद की गई जुनूनियत से डर रही थी, मगर समर की इस हरकत पर हैरान रह गई। ये कैसा प्यार है? उसके होंठों से निकल गया। समर इस बार हंसी न रोक पाया और खुलकर हंस पड़ा। उसे हंसता देख काव्या शर्मा गई। अभी पता चल जाएगा कि ये कैसा प्यार है। मुस्कुराते हुए उसने हल्दी लगी उंगलियां काव्या के चेहरे पर मल दी। तुम्हें अपने नाम की हल्दी खुद लगानी थी, मैंने लगा दी। अब अगर इससे आगे बढ़ा तो वापसी नामुमकिन होगी। तुम्हें मेरा जुनून सहना पड़ेगा, समर ने बेबसी से कहा और काव्या को अपने गले से लगा लिया। काव्या उसके कंधे पर सिर रख के अपनी सांसें संभालने की कोशिश करने लगी। समर ने मुश्किल से अपने जज्बातों पर काबू पाया। काव्या को कंधे से लगाए आंखें मूंद ली। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। बारात का इंतजार अजीत साहब की हवेली के बड़े आंगन में किया जा रहा था। रंगों का एक सैलाब था जो हवेली के लॉन में उमड़ आया था। शहनाइयों और ढोल के शोर से हवेली का हर कोना गूंज रहा था। काव्या अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने सजे धजे रूप को निहार रही थी। कुछ देर पहले ही ब्यूटी पार्लर वाली उसे तैयार करके गई थी और तब से ही वह आईने में खुद को निहार रही थी। उसका रूप इतना निखरा हुआ था कि वह खुद को देखकर कुछ पल के लिए खो सी गई। उसे ख्याल आया कि जब समर उसका यह रूप देखेगा तो कैसी प्रतिक्रिया देगा। समर का ख्याल आते ही उसके होठों पर शर्मीली मुस्कान फैल गई। उसे पूरा यकीन था कि उसका यह रूप समर के दिल पर बिजलियां गिरा देगा। काव्या इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसकी मुस्कुराहट अचानक थम गई और आंखों में शक्ति उतर आई। दरवाजे पर खड़े तरुण को देखकर वह पल भर के लिए डर गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने डर को साहस की चादर में छिपा लिया। यहाँ क्यों आए हो तुम तरुण? निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि समर आ जाए और तुम्हारी सांसें छीन ले। काव्या की कड़क आवाज पर तरुण हल्की हंसी हंसा, मानो बच्चे की बात पर हंस रहा हो। गलत हो तुम काव्या, आज समर मेरी सांसें नहीं लेगा बल्कि मैं समर की सांसें छीन लूंगा। तरुण उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोला। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे साफ एहसास हो रहा था कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है। आगे मत बढ़ो तरुण, क्या पिछली बार की मार भूल गए हो? काव्या पीछे हटते हुए चीख पड़ी। तरुण की आंखों में नफरत और पागलपन था। नहीं भूला और ना ही भूल सकता हूँ, उसी मार का बदला लेने आया हूँ। उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। काव्या का शरीर कांप उठा। मैं चिल्लाऊंगी तरुण, अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ, वह डर से कांपती हुई बोली। तरुण ताने मारते हुए बोला। चिल्ला लो अगर तुम्हें लगता है कि इस शोर में तुम्हारी आवाज समर तक पहुँच जाएगी। यह कहकर वह एक झटके में उसके पास पहुंचा और उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। काव्या उसकी इस हरकत पर सहम गई। शोर इतना था कि उसकी आवाज का समर तक पहुंच पाना नामुमकिन था। बेबसी से भरी काव्या चिल्लाते हुए बोली। मुझे छोड़ दो तरुण, मुझ पर नहीं तो खुद पर रहम करो। समर को खबर हुई तो वो तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर देगा। काव्या की आंखों में आंसू थे और वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तरुण उसे पकड़कर खौफनाक अंदाज में बोला। जब तक समर को खबर होगी मैं तुम्हें बर्बाद करके यहाँ से बहुत दूर निकल चुका होऊंगा। समर मेरे साय तक भी नहीं पहुँच पाएगा। इतना कहकर उसने काव्या को बेहोश कर दिया।
फिर हवेली के पिछले दरवाजे से उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से दूर ले गया। दरअसल तरुण वही इंसान है जिसने काव्या के चरित्र पर सवाल खड़े किए थे। जब काव्या हीरालाल जी के साथ वापस लौटकर आई थी तो तरुण की नजर उस पर पड़ी थी और वह उसी पल उसे हासिल कर लेना चाहता था। लेकिन तरुण ने जब काव्या को समर के साथ देखा तो उसे पाने की ख्वाहिश में और नीचा दिखाने की ख्वाहिश में वह उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगा। उस दिन समर ने तरुण को मारा था, लेकिन पहली गलती समझकर छोड़ भी दिया था। इस चीज का बदला लेने आज तरुण वापस लौट आया था। गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर रही थी। पिछली सीट पर बेहोश पड़ी काव्या धीरे धीरे होश में लौटने लगी थी। काव्या ने आंखें आधी बंद किए सुन्न हालत में गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते रास्तों को देखा। फिर गर्दन घुमाई तो ड्राइविंग सीट पर बैठा तरुण नजर आया। पल भर में उसका दिमाग काम करने लगा और सब कुछ याद आ गया। उसके अंदर गहरी नफरत की लहर उठी। तरुण के घटिया इरादे याद आते ही और गाड़ी को गांव की हद से बाहर जाते देख उसकी धड़कनें और धीमी हो गईं। मन में सवाल उठे, क्या समर उसकी गैर मौजूदगी से वाकिफ हो चुका होगा? क्या अब तक उसे सब कुछ पता चल गया होगा? कई सवाल उमड़े, लेकिन दिल में सिर्फ समर का नाम गूंज रहा था। काव्या जानती थी उसे हर हाल में अपनी रक्षा करनी होगी। उसने हिम्मत जुटाई और अचानक तरुण के गले पर अपनी बाहें डालते हुए जोर से पकड़ लिया। तरुण जो मस्ती में गाड़ी चला रहा था और जल्दी जल्दी गांव की सीमा पार करना चाहता था, अचानक चिल्ला पड़ा। गाड़ी बुरी तरह डगमगा गई। छोड़ मुझे, बड़ी मुश्किल से उसकी आवाज निकली। नहीं, बिल्कुल नहीं, काव्या दांत भींचकर बोली। तुम जैसे लोग औरत को सिर्फ कमजोर समझते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी एक औरत अपने सम्मान के लिए किस हद तक जा सकती है। उस वक्त वह अपने सारे डर भूलकर लड़ रही थी। तरुण के हाथ से स्टीयरिंग छूट गया और गाड़ी सड़क पर बेकाबू होकर दाएं बाएं झूलने लगी। सामने से आती दो गाड़ियों को देखकर उसने घबराकर ब्रेक पर पैर रखा और गाड़ी झटके से रुक गई। काव्या ने विंड स्क्रीन से सामने देखा तो समर गाड़ी से उतरता हुआ नजर आया। उसे देखते ही उसके वजूद में तसल्ली भर गई। ये नामुमकिन था कि वह मुसीबत में हो और समर उसे बचाने ना आए। वह गाड़ी से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी तरुण ने अपनी गन निकाल ली और झटपट काव्या को पकड़ लिया। उसने उसका गला दबोच लिया और माथे पर बंदूक तान दी। समर, काव्या चिल्ला पड़ी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े जिन्हें वह रोक ना पाई। समर को देखते ही उसकी हिम्मत ढीली पड़ गई और उसे बस अपने पति का सहारा चाहिए था। समर जैसे ही उसकी गैर मौजूदगी की खबर मां से पाकर तूफान बनकर तलाश में निकला था। सीसीटीवी फुटेज और अपने खास आदमी यश की मदद से उसने कुछ ही मिनटों में तरुण तक पहुंच बना ली थी। काव्या के माथे पर तनी बंदूक देखकर समर का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखों में गुस्से की आग उतर आई। उसने अपनी गन की पकड़ मजबूत करते हुए तरुण की तरफ देखा और बोला, अगर अपनी जान प्यारी है तो इसे छोड़ दे, तुझे बख्श दूंगा। तरुण ने नफरत से सिर हिलाया। नहीं, इसे छोड़ने से अच्छा है कि मैं इसे खत्म कर दूं। अगर इसे खत्म कर दूंगा तो तू अपने आप टूट जाएगा। उसका लहजा जहरीला और मजाक उड़ाने वाला था। काव्या जो हिचकियां भरते समर की तरफ देख रही थी, उसने अपनी गर्दन पर लिपटे तरुण के हाथों पर जोर से दांत गड़ा दिए। वार इतना तेज था कि तरुण की पकड़ ढीली पड़ गई और मौके का फायदा उठाते ही काव्या समर की तरफ भागी। समर ने भी तेजी से कदम उसकी ओर बढ़ाए। तरुण जो गुस्से से पागल हो चुका था, अपने आप को नाकाम होता देख काव्या पर गोली चला बैठा। गोली उसे छूती हुई निकल गई, लेकिन समर ने उसे पकड़ लिया। गोली काव्या को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई, बल्कि समर के बाजू को छूती निकल गई। यश जो समर के साथ खड़ा पहले से ही तरुण पर बंदूक ताने हुए था, उसे दूसरा फायर करते देख सीधा दिल पर निशाना साधा और तरुण को खत्म कर दिया। गोलियों की गूंज से सहमी काव्या समर में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। ये कुछ घंटे उसके लिए मौत के जैसे थे, जब उसे लग रहा था कि उसकी इज्जत
और जीवन दोनों छिन जाएंगे। कांपते हुए उसने कहा, समर, वो मुझे बर्बाद कर देता। गुजरे लम्हे की याद उसे तोड़ रही थी। समर का दिल उसकी बातें सुनकर टूट गया। उसने उसे सीने से लगाते हुए कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ मेरी जान, अब वो मर चुका है, तुम मेरे पास हो, पूरी तरह महफूज। समर ने अपने जख्मी बाजू की तकलीफ को छुपाते हुए उसके आंसू अंगूठे से पोंछे, मगर काव्या उसके खून बहते हाथ को देखकर घबरा गई। गोली लगी है, आपको खून बह रहा है समर, चलिए अस्पताल प्लीज, आपको इलाज की जरूरत है। समर का हाथ कसकर पकड़े वो रोते हुए बोली। उसकी आंखों में समर के लिए बेपनाह फिक्र और तड़प साफ झलक रही थी। समर ने उसकी बात को अनसुना कर सख्त लहजे में कहा, हम अस्पताल नहीं जाएंगे, सीधे हवेली जाएंगे, वहां हमारी शादी होनी है, आज ही हमारी शादी होगी, मैं अब और देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। काव्या उसकी जिद पर घबरा उठी, लेकिन आपका जख्म उसने कहना चाहा, मगर समर ने उसकी बात काट दी। जो कहा है वही होगा, आज और अभी हमारा विवाह होगा। इतना कहकर उसने काव्या को अपने दूसरे बाजू से थामते हुए गाड़ी की ओर बढ़ा दिया। जाते जाते उसने यश से कहा, इसकी लाश हवेली पहुंच जानी चाहिए, लेकिन मेरी शादी के बाद, और इसका पूरा काला चिट्ठा और सीसीटीवी फुटेज भी तैयार रखो। समर कड़क आवाज में बोला और गाड़ी में सवार होकर हवेली की तरफ रवाना हो गया। हवेली में सबको पहले ही तरुण की करतूत का पता चल चुका था। अजीत साहब की हवेली में उस वक्त हेमंत लाला, संजय और सोनल के अलावा कोई मौजूद नहीं था। समर ने महज अपनी जिद पूरी करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। डॉक्टर का कहना था कि जरा सी देर और होती तो खतरा और बढ़ सकता था। उसे जख्मी और होशो हवास से बेगाना देखकर काव्या जिस दर्द से गुजरी थी वो बस वही जानती थी। ऐसा लगा मानो किसी ने उसका दिल नोच कर निकाल लिया हो। लेकिन जैसे ही समर होश में आया उसने सबको हैरान कर दिया। माँ और बाकी सबको साफ कह दिया कि अब उसकी देखभाल सिर्फ उसकी बीवी करेगी, कमरे में और किसी की जरूरत नहीं। सब लोग उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गए और अपने अपने कमरों में चले गए। डॉक्टर के जाते ही काव्या सीधी सादी शक्ल लिए उसके पास आई और उसका तकिया ठीक करने लगी कि तभी समर ने उसका चूड़ियों से भरा हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। चंद पल पहले गोली लगने की वजह से होश खो बैठा था और अब होश में आते ही उसे अपनी बीवी की मोहब्बत चाहिए थी। काव्या को बीते हुए लम्हे याद आए तो उसकी आंखें पल में भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, मैं डर गई थी समर, अगर आपको कुछ हो जाता तो। दिल जिस खौफ की वजह से धीमे धीमे धड़क रहा था वही खौफ जुबान पर आ गया। समर उसकी मोहब्बत पर मुस्कुराया, कुछ नहीं होता, खामखा इन आंखों पर जुल्म ढा रही हो, गोली तो बस छूकर गुजर गई है। लेकिन काव्या की आंखों में आंसू देखकर समर तड़प उठा। उसने उसकी भीगी पलकों पर ठहरे आंसू पोंछे और कहा, अगर यही गोली मुझे जरा सी भी गहराई से छू जाती। काव्या को उसका ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने नाराजगी से कहा, तो क्या? समर की आंखों में जुनून उतर आया, तो तबाही मचा देता मैं। उसकी आवाज में दीवानगी थी। काव्या सहम गई। आप पागल हो गए हैं समर? समर ने उसकी आंखों में डूबते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे प्यार में, और अब इस पागल का पागलपन सहना पड़ेगा तुम्हें। और फिर दोनों एक हो गए। उधर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से यह बात साबित हो गई थी कि तरुण ने काव्या का किडनैप किया था और तरुण की हत्या आत्मरक्षा के उद्देश्य से की गई है। दोस्तों, हम पूर्णतः बाल विवाह का विरोध करते हैं। हमारे समाज में कई ऐसी कुप्रथा होती हैं जो समाज के लिए हानिकारक होती हैं। ऐसी कुप्रथाओं को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक दें और वीडियो को हाइप भी दें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।